इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो हमने पहले भी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई सारी चीज़ें अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से या हमारे अपने ही पुराने सोर्सेज जो रहे उनसे हमने लिए हैं। 1935 का इंडिया एक्ट जो था वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके लिए, जिसमें से लगभग 2/3 हिस्सा हमारे संविधान में शामिल है। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो हम लोगों ने वहाँ से लिया है। तो इस प्रकार से अभी आपका जो संविधान है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसमें कई सारे देशों के संविधानों का समावेश है। जितनी भी अच्छी चीज़ें दूसरे संविधान से मिल सकती थी हम लोगों ने उसको ली, जिससे हमारा आगे मतलब उस समय से जो उन्होंने विचार किया होगा उनके हिसाब से आगे की जो स्थिति है वो और बेहतर बनी रहे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1935 से लिया गया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस का है। हमारे देश की कार्य प्रणाली किस प्रकार से चलेगी, हमारे देश में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होंगे वो लगभग हमारे देश के ही निर्माण थे, जिसको कि अंग्रेजी शासन के समय में बना लिया गया था, जिसमें कई जगह पे भारतीय जो लीडर्स थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार से वो एक टेस्टेड, हमारे देश के स्थिति में टेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस थे, तो उसको हम लोगों ने उस प्रकार से ही ले लिया है जो कि 1935 के एक्ट से लिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, वो है आपका फेडरल सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पर बात की थी कि हमारा जो देश है उसमें जो संविधान है वो संविधान का जो फीचर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम। ये जो फेडरल सिस्टम जिसमें कि जो शक्ति है वो राज्यों को ट्रांसफर होती है। लेकिन कैसा फेडरल सिस्टम? ये फेडरल सिस्टम हम लोगों ने अपने संविधान में विशेष तरीके से लिया है, जैसा कि यूएसए में है वैसा नहीं, थोड़ा अलग। कैसा? जिसमें एक देश तो है, बिल्कुल ठीक बात है, उसमें राज्य भी हैं, ये भी ठीक बात है, राज्य के पास पावर्स भी हैं, बिल्कुल ये भी ठीक बात है, लेकिन इन राज्यों के पावर्स को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको तय करना एक बड़ी बॉडी का काम है, जो कि आपका सेंटर करता है। तो ये कंप्लीट फेडरल सिस्टम को भी शो नहीं करता है और न ही कंप्लीट यूनिटरी सिस्टम को शो करता है। तो हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रेरित है। तो हमारे यहाँ जो 1935 में एक्ट आया उससे जो हमने लिया ठीक है, लेकिन उसके साथ में वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलता जुलता है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसका विधान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशियरी की व्यवस्था आप जानते हैं, जब से अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन आपके देश में शुरू हुआ, हाई कोर्ट्स की व्यवस्था थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट। तो जुडिशियरी का एक सिस्टम उसमें डेवलप हुआ था, तो वो जो डेवलपमेंट था उसको हम लोगों ने वहाँ से अपने संविधान में शामिल कर लिया, चूंकि वो हमारे यहाँ ही टेस्टेड था और वो ठीक ठाक काम कर रहा था, इसलिए हमने उसको ले लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये आप पहले से देखते आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे, डीएम जो आज आप जान रहे हैं।
उस समय वो कलेक्टर थे। तो ये भी हमारे देश में ही चलने वाला एक व्यवस्था था, तो हम लोगों ने इसको सीधे सीधे वहां से ले लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस को भी हमने वहां से लिया। किस प्रकार से इमरजेंसी के समय में चीजों को व्यवस्थित किया जाएगा, किस प्रकार से अधिकार का वितरण होगा, ये सारा विधान जो है वो 1935 के इंडिया एक्ट से लिया गया है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, हमारे संविधान में ब्रिटेन से कई सारी चीजें ली गई है। ऐसे तो जो ब्रिटेन है वहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसका विधान हमने डायरेक्टली वहाँ से लिया है, जिसमें बाईकैमरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें एक आपका अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। क्या है अपर हाउस? आपका राज्यसभा जो है अपर हाउस और लोअर हाउस लोकसभा है। तो ये दो सदन की जो व्यवस्था है ये बाईकैमरलिज्म को सूचित करती है और इससे ही हमारा सिस्टम चलता है। और ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, यहाँ किसी व्यक्ति का रूल नहीं होगा, राजा शासन नहीं कर रहा होगा, जो सही तरीके से कानून बनाया गया है उसी के तहत शासन किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने की जो व्यवस्था है, आप लोकसभा में कोई बिल लाएंगे या राज्यसभा में बिल लाएंगे, उसको कैसे पास करेंगे और फिर वो कैसे दूसरे सदन में जाएगा और वो फिर कैसे आगे प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारी व्यवस्था जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर आती है और इसको हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। सिंगल सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इस संविधान का। सिंगल सिटीजनशिप, हमारा देश बहुत बड़ा है और अलग अलग राज्यों में विभाजित भी है, लेकिन हमने इसको फिर भी कैसे रखा है? एक ही सिटीजनशिप में रखा है। जबकि आप देखेंगे यूएस के व्यवस्था में उनके अलग अलग राज्य, अलग अलग सिटीजनशिप और केंद्र का एक अलग सिटीजनशिप, मतलब द्वि सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप की वहां पे, डुअल सिटीजनशिप की वहां पे व्यवस्था है। ये हमारे फेडरल सिस्टम का, जो मैंने कहा कि अलग अलग राज्य हैं, इसके भावनाओं के विपरीत है। ये फेडरलिज्म को नहीं, यूनिटरी सिस्टम को शो करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करता है। कैबिनेट सिस्टम, हमारे यहाँ सरकार है, सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मिनिस्टर्स के लेवल अलग अलग होते हैं, कैबिनेट स्तर के, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स हैं। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम है जिसमें कैबिनेट सिस्टम काम करता है। इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। प्रीरोगेटिव रिट्स, रिट्स की हम लोग ऐसे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लें कि जो रिट्स होती है या प्रीरोगेटिव रिट्स जो होती है वो ऐसा आदेश है जो किसी संस्था के द्वारा किसी दूसरे संस्था को दिया जाता है, उसके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के एवज में। वो उस निर्णय को रोकने के लिए हो सकता है या उस पर कोई कार्य न किया जाए इसके लिए वो आदेश हो सकता है। तो इस प्रकार से रिट्स की व्यवस्था है। ये रिट्स बेसिकली आज के टाइम में एक नेसेसरी रेमेडीज के रूप में जाना जाता है। जो नेसेसरी रेमेडीज हमारे संविधान में हैं उसको हम लोग रिट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस,
पार्लियामेंट के सदस्यों को कुछ खास रियायतें दी गई हैं, वो रियायतें हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। भाई कैमरलिंस को हम लोगों ने समझ लिया है। इस प्रकार से आगे चलें तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट DPSP लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको वहां से लिया गया, किस प्रकार से कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होंगे, किस प्रकार से उसका इलेक्शन होगा और किस प्रकार से हमारे प्रेसिडेंट चयनित होंगे, इसको हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। हम सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं? अलग अलग अपने क्षेत्रों में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जैसे कला, विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक कार्य, इन सब क्षेत्रों से मिलाकर के 12 सदस्यों का चुनाव आपके संविधान में के द्वारा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो अब बात करें यूएसए की। प्रेसिडेंट को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ये व्यवस्था हमने यूएसए से ली है। यूएसए में प्रेसिडेंट की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसको हटाए जाने की प्रक्रिया भी वहां पे मुश्किल है, और उसीलिए ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो हमने यूएसए से ली है। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो रोल हैं, जो फंक्शंस हैं, किस प्रकार से वो कार्य को करेंगे, वो भी यूएसए से ली गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये भी लगभग प्रेसिडेंट के रिमूवल के जैसी ही है, इसे भी हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ये भी हमारा कहाँ से है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से है। जुडिशियल रिव्यू, अगर किसी संस्था द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो वो जुडिशियल रिव्यू का सहारा लेता है। जुडिशियल रिव्यू में कोई भी कोर्ट इस बात की जांच करती है कि जो निर्णय लिया गया है क्या वो उचित तरीके से लिया गया है। इस प्रकार से ये एक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सामान्य जन के लिए। इसको भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हम लोग बात किए थे पहले 3 पिलर्स की। 3 पिलर्स में तीसरा जो पिलर है वो कौन था? जुडिशियरी था। इसको अलग रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर 2 संस्थाएं सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जुडिशियरी उसको चेक करे। तो इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो भी अमेरिका से ली गई है। अमेरिका में जुडिशरी बहुत ही स्ट्रांग है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको शुरू के कुछ लाइनों में आपके देश के संविधान की व्याख्या करती है। वह इस बात की जानकारी आपको उपलब्ध कराती है कि आपके देश के संविधान के अंदर कौन सी चीजें हैं और किस प्रकार से उसका उपयोग होगा। ये सारा सारांश आपके प्रियम्बल में समाहित है। जब हम लोग प्रियम्बल करेंगे तो उसमें इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा संविधान ही इस प्रियम्बल के अंदर है। इस प्रकार से अगर कनाडा की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम लोगों ने पहले ही बात किया कि जो फेडरल सिस्टम का कुछ हिस्सा है वो भी हमने कनाडा से लिया है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म जो है वो फेडरलिज्म का, वो हमने वहां से लिया है। कैसा? सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? केंद्र था, केंद्र ने राज्यों को बनाया और यहां से अपने पावर्स इसको ट्रांसफर किए हैं। यूएसए की अगर हम बात करते हैं इसी सिस्टम में, तो इसका उल्टा है। वहां पे केंद्र शक्तियों
का विस्तार नहीं करता है, वहां उल्टा चलता है, राज्यों ने केंद्र को शक्ति दी है। हमारे यहाँ उल्टा है, केंद्र से शक्तियां बाहर जाती है। केंद्र राज्यों को शक्तियां देता है, या कहें केंद्र राज्यों का निर्माण करता है उनको पावर्स देकर। जबकि यूएसए में उल्टा है। यूएसए में क्या है, जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स अपनी शक्तियां ट्रांसफर करती हैं और एक केंद्र का निर्माण करती है, सेंटर का निर्माण करती है। हमारे यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म है फेडरलिज्म का, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। जैसा मैंने पहले बताया था 1935 इंडिया एक्ट भी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रेजिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर, सेंटर के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, बची हुई शक्तियां। बची हुई का मतलब क्या है, हमारे यहाँ शेड्यूल नंबर 7 में 7वीं अनुसूची में लिस्ट है, सूची है। कौन कौन सी सूची है, वहां पे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें तो दोनों की शक्तियां समाहित हैं, लेकिन इस सूची में अगर कोई मैटर, कोई मुद्दा अगर नहीं लिखा हुआ तो उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, उस पर कंट्रोल रहेगा सेंटर का। सेंटर अपॉइंट द गवर्नर एट द स्टेट। गवर्नर का विधान तो बन गया, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसके अपॉइंटमेंट का अधिकार इसके पास होगा, सेंटर के पास होगा। ये कहां से हमने लिया है, कनाडा से लिया है। तो इससे आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म जब फेडरलिज्म का है तो पावर्स कहां से जाएंगे, तो पावर्स सेंटर से जाएंगे। तो सेंटर ही गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा विद द पावर गिवन बाय सेंटर। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक खासियत है, वो एडवाइज करता है। किसको करता है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करना इसका कार्य है। प्रेसिडेंट जब भी किसी खास मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहता है वो एडवाइजरी मांग सकता है। कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, अगर अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो कंकरेंट लिस्ट जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों की शक्तियां समान होती हैं, स्टेट और सेंटर की, दोनों ही उस खास मुद्दे पर जो कंकरेंट लिस्ट में लिस्टेड है उस पर कानून बना सकते हैं। ये प्रावधान हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस की जो बात है आर्टिकल 108 में, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सहमत अगर न हो तो कुछ विशेष प्रावधानों के तहत ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और दोनों फिर लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठक करती है और उस विधेयक को उसमें पारित या वापस किया जाता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, किस प्रकार से देश के अंदर व्यापार की व्यवस्था होगी, ये सारी व्यवस्थाएं हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। हम बात करते हैं अब फ्रांस की। फ्रांस दुनिया के राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट देश रहा है। सर्वप्रथम जब यहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वहाँ लिबर्टी, इक्वलिटी की बात सबसे पहले की गई थी। तो इसका कंसेप्ट भी हम लोगों ने फ्रांस से ही लिया है। इसके साथ ही कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो हमारा देश है, इस कंसेप्ट को भी हमने फ्रांस से लिया है। इसका विवरण हमारे प्रेम्बल में भी है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब का विवरण हमारे प्रेम्बल में शामिल किया गया है।
जो कि फ्रांस से लिया गया। जर्मनी की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जर्मनी से जो कि लिया गया है। जब इमरजेंसी होगा उस समय इसकी स्थिति क्या होगी, कैसे ये रहेगा या किस हद तक रहेगा, इसकी व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है। साउथ अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होते हैं, जो सुधार किए जाते हैं, जो अमेंडमेंट्स होते हैं, वो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि क्या कोई व्यवस्था जब कोई निर्णय ले रही होती है तो उसने जो उस चीज को बनाने के लिए लॉ बनाया गया था उसको फॉलो किया है या नहीं किया। तो व्यवस्था को अपने बनाए गए रूल के हिसाब से ही कार्य करना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जनरली लेजिस्लेचर के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किसी विधान को उचित तरीके से बनाए। लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, प्रेसिडेंट फिर उसको अनुमति प्रदान करता है। तो ये हो गया एक सिस्टम जिसके आधार पर कि लॉ को बनाया जाता है और उसके आधार पर ही आगे कोई व्यवस्था कार्य करती है। इस व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? जापान से। यूएसएसआर, उस समय जब हम लोग आजाद हुए थे और हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय ये यूएसएसआर था। अब आज उसको हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमने लिया सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A और द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसका कि सीधे सीधे प्रेम्बल में उल्लेख है। हम लोग जब प्रेम्बल करेंगे इस बात को समझेंगे कि क्या इसमें बताया गया है।